Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in our previous lecture, we have discussed about plagiarism, its definition. Now we are trying to explain its different forms. We have the first form, that is called direct plagiarism. In direct plagiarism, the author says that taking another person's ideas words for words without giving proper citation. यहाँ पर कहता है कि किसी भी दूसरे शख्स के आइडियाज़ को एज इट इज़ कॉपी कर लेना और साइटेशन हवाला ना देना, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्लेजरिज्म. असल में होता ये है कि जब हम किसी भी दूसरे के वर्क को अपने वर्क में जगह देते हैं तो उस आथर के आइडियाज़, उसके लफ्ज़ों के बाद हम हवाला देते हैं ब्रैकेट्स में कि ये लफ्ज़ फ़लाँ आथर के हैं. हवाला कैसे देते हैं ये हम आने वाले लेक्चर्स में इसको सीखेंगे. तो यहाँ पर इतना जान ले कि हम जब भी दूसरे के आइडियाज़ को, उसके वर्ड्स को कॉपी करेंगे, लिखेंगे अपनी बुक में, अपने वर्क में उसको जगह देंगे रिसर्च वर्क में, तो फिर हमें लाजमी तौर पर उसका हवाला देना पड़ेगा. अगर हम हवाला नहीं देते और उसके आइडियाज़ को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, वर्ड्स ब वर्ड कॉपी कर लेते हैं, तो इसको डायरेक्ट प्लेजरिज्म कहते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट टाइप इसकी है सेल्फ प्लेजरिज्म. सबमिटिंग योर ओन प्रीवियस वर्क एज पार्ट ऑफ करंट असाइनमेंट विदाउट परमिशन. यानी कि अपने ही पुराने वर्क को मौजूदा वर्क बनाकर पेश कर देना, मौजूदा न्यू वर्क बनाकर पेश कर देना, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ प्लेजरिज्म. ये भी प्लेजरिज्म में आता है. यानी कि उसका अपना ही काम था, पुराना काम था, उसने उसको पुराने वर्क को, ओल्ड वर्क को अपना न्यू वर्क बनाकर पेश कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ प्लेजरिज्म. नेक्स्ट है मोज़ेक प्लेजरिज्म. कोटिंग अनदर्स वर्क विदाउट कोटेशन मार्क्स. किसी भी दूसरे के वर्क को कोटेशन मार्क के बगैर यूज़ कर देना, कोट कर देना. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी आथर के एज इट इज़ लफ्ज़ों को लिया जाएगा, बिल्कुल उसी लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसको कॉपी किया जाएगा, तो इसको कहते हैं कोटेशन. तो कोटेशन पर लाजमी तौर पर हमें कोटेशन मार्क लगाना होता है. अगर कोटेशन मार्क्स नहीं लगाते, इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाते, तो ये प्लेजरिज्म कहलाता है और इसको कहता है कि ये मोज़ेक प्लेजरिज्म है. और इसके साथ साथ कोटेशन में ही कहता है कि अगर हमने कोटेशन मार्क नहीं लगाया, मोज़ेक प्लेजरिज्म है. और इसके साथ मज़ीद कहता है कि दिस कैन आल्सो रेफर टू रिप्लेसिंग वर्ड्स. कहते हैं इसमें ये चीज़ भी शामिल है कि हम वर्ड रिप्लेस कर दें इन अनदर वर्क, किसी दूसरे के वर्क में वर्ड्स को रिप्लेस कर दें विद सिनोनिम्स, सिनोनिम के साथ, वाइल मेंटेनिंग द सेम ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड मीनिंग. जबकि मीनिंग और स्ट्रक्चर को सेम रहने दें, जस्ट सिनोनिम के साथ हम वर्ड को रिप्लेस कर दें, ये भी प्लेजरिज्म है और ये मोज़ेक प्लेजरिज्म कहलाता है. तो ये तीन हमने पढ़ी. नेक्स्ट है एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म. फॉरगेटिंग टू साइट सोर्सेस, भूल जाना, गलती से प्लेजरिज्म का हो जाना मुर्तकिब. मिसकोटिंग सोर्सेस, गलती से हमने सोर्स को कोट नहीं किया. और पैराफ्रेजिंग सोर्सेज विदाउट गिविंग क्रेडिट, या हम सोर्स को ही जो हमने डाटा लिया है उसको पैराफ्रेज कर देते हैं, मुकम्मल तौर पर उसको चेंज कर देते हैं. पैराफ्रेज करना, मुकम्मल तौर पर उसको चेंज कर देना, लेकिन आइडियाज़ वही रहने देना.
जाहिर है वही कॉपी होगा, आइडिया वही वहाँ से लिया और हमने बजाय इसके के जस्ट सिनोनिम चेंज करते, हमने पूरे वर्ड को ही, पूरे सेंटेंस को ही चेंज कर दिया। दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। तो पैराफ्रेजिंग करना ये भी प्लेजरिज्म है विदाउट गिविंग क्रेडिट। यहाँ पर क्रेडिट देना, साइटेशन देना यहाँ पर ज़रूरी था, ऐसा नहीं किया तो ये एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म कहलाता है। तो लिखता है वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू, वहाँ पर क्रेडिट देना जहाँ पर क्रेडिट देना लाजमी था, साइटेशन देना लाजमी था, ऐसा नहीं करते तो ये भी प्लेजरिज्म कहलाता है। मोस्ट केसेस ऑफ प्लेजरिज्म कैन बी अवॉइडेड। प्लेजरिज्म के ज़्यादातर केसेस को अवॉइड, उससे बचा जा सकता है। हाउएवर बाय साइटिंग सोर्सेज, कैसे? हवाला देकर। सिंपली एक्नॉलेजिंग दैट सर्टेन मटीरियल हैज़ बीन बोरोड। सादा अंदाज में आप एक्नॉलेज करते हैं, आप तस्लीम करते हैं कि ये मटीरियल मैंने बोरो किया है। एंड प्रोवाइडिंग योर ऑडियंस, और अपनी ऑडियंस को मटीरियल प्रोवाइड करते हैं विद द इंफॉर्मेशन नेसेसरी, मालूमात, ज़रूरी मालूमात प्रोवाइड करके। क्यों? कौन सी ज़रूरी मालूमात? टू फाइंड दैट सोर्स, ताकि वो सोर्स तक जहाँ से आपने वो डाटा लिया था उस सोर्स का हवाला देते हुए आप वो मालूमात प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी ऑडियंस बवक्ते ज़रूरत उस हवाले को फाइंड आउट कर सके। इज़ यूजुअली इनफ टू प्रिवेंट प्लेजरिज्म। कहते हैं ये आम तौर पे इतना कर देना काफ़ी होता है, आप प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि सी आवर सेक्शन ऑन साइटेशन फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू साइट सोर्सेज प्रॉपरली। यहाँ पर कहता है कि हमारा साइटेशन वाला जो सेक्शन है उसको देखिए कि कैसे साइटेशन दी जाती है। ये हमारा आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर हैं, वहाँ पर हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म, कि प्लेजरिज्म से बचा कैसे जाए। राइटिंग अ रिसर्च पेपर poses challenges in gathering literature and providing evidence for making your paper stronger। कहता है यहाँ पर कि रिसर्च पेपर लिखते वक्त एक बहुत चैलेंजिंग काम है कि आप लिटरेचर गैदर करते हैं, लिटरेचर कलेक्ट करते हैं और फिर एविडेंस प्रोवाइड करते हुए अपने पेपर को मज़ीद स्ट्रॉन्गर करते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग है। ड्राइंग अपन प्रीवियसली एस्टेब्लिश आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ एंड एडिंग पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन इन योर पेपर आर नेसेसरी स्टेप्स। कहता है कि पहले से जो आइडियाज़ इस्टेब्लिश हैं, पहले से जो वर्क मौजूद है, वहाँ उसको कलेक्ट करना, उसमें से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और फिर मज़ीद इंफॉर्मेशन अपने तौर पर प्रोवाइड करना। कहता है कि ऐसा एक अमल है जो कि नागुज़ीर है, जिससे बचा नहीं जा सकता, कि लाजमी तौर पर आप ऐसा ही करते हैं। रिसर्च इसी चीज़ का नाम है कि आप दूसरे के आइडियाज़ को पिक करते हैं, उनको अपनी बुक में, अपने रिसर्च वर्क में उनको जगह देते हैं, ज़रूरी मालूमात वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और फिर एक नई चीज़ आप वहाँ पर अपनी ऑडियंस से शेयर करते हैं। तो ये चीज़ें एक ज़रूरी स्टेप हैं, लेकिन ऐसा करते हुए दूसरों के कामों से जब आप वहाँ पर उनको पिक करते हैं तो ऐसा करते हुए आप लामहला प्लेजरिज्म का शिकार हो सकते हैं। तो कहता है कि ऐसे स्टेप लिए जाएं कि आप उनसे बच जाएं, प्लेजरिज्म से बच जाएं। तो वो स्टेप कौन कौन से हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेगा आगे। तो मज़ीद कहता है कि प्लेजरिज्म इज़ द अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वर्ड्स और आइडियाज़ ऑफ अनदर ऑथर, रिसर्चर, ऑफ योर ओन प्रीवियस वर्क्स विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट।
ये वही पहले वाली बात जो हम पढ़ चुके हैं प्लेजरिज्म के बारे में, वो यहाँ पर उसने उसको डिफ़ाइन किया कि ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, एक गैर अखलाकी हरकत है कि दूसरे के आइडियाज़ को चोरी करके अपने आइडिया बनाकर उसको पेश कर देना। कंसिडर्ड एज अ सीरियस एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल ऑफेंस, ये एक संगीन तालीमी और इंटेलेक्चुअल इसको जुर्म समझा जाता है। प्लेजरिज्म कैन रिजल्ट इन हाईली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कहते इसका जो नताइज हैं वो इंतहाई मनफी नताइज हुआ करते हैं, सच एज पेपर रिट्रैक्शन एंड लॉस ऑफ ऑथर क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन। नेगेटिव नताइज कौन कौन से हैं? पेपर आपका रिट्रैक्ट हो सकता है, पेपर रिट्रैक्शन, पेपर कौन सा? रिसर्च पेपर जो आप लिख रहे हैं वो रिजेक्ट हो सकता है, और इसके साथ साथ कहता है कि आथर की क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज़ हो सकती है। रिसर्च वर्ल्ड में उस आथर को अच्छा नहीं समझा जाता, उसका एतमाद खो जाता है, उसकी शोहरत ख़त्म हो जाती है। तो ये यहाँ पर उसने बताया कि ये प्लेजरिज्म के नुकसानात हैं। इट इज़ करंटली ए ग्रेव प्रॉब्लम इन एकेडमिक पब्लिशिंग। एकेडमिक पब्लिशिंग में कहता है कि ये एक संगीन प्रॉब्लम है मौजूदा दौर का, एंड ए मेजर रीज़न फॉर रिट्रैक्शन ऑफ रिसर्च पेपर्स, और रिसर्च पेपर को के रिजेक्ट होने की एक बड़ी वजह है ये। नेक्स्ट कहता है कि गार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट प्लेजरिज्म, खुद को प्लेजरिज्म से बचाइए। However accidental it may be, here are some effective tips to avoid plagiarism। यहाँ पर आपसे वो टिप शेयर करता है। पहला है कि अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को समझना। डोंट कॉपी पेस्ट द टेक्स्ट verbatim फ्रॉम द रेफरेंस पेपर। कहता है कि रेफरेंस पेपर से टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट मत कीजिए, इंस्टेड रीस्टेट द आइडिया इन योर ओन वर्ड्स, बल्कि उन आइडियाज़ को अपने लफ्ज़ों में पेश कीजिए। नेक्स्ट कहता है कि अंडरस्टैंड द आइडियाज़ ऑफ द रेफरेंस सोर्स वेल इन ऑर्डर टू पैराफ्रेज करेक्टली। कहता है कि अच्छे अंदाज में रेफरेंस सोर्स को, जहाँ से आप डाटा उठा रहे हैं, उसको समझिए ताकि आप उसको अच्छे अंदाज में पैराफ्रेज कर सकें। तो ये उसने बताया पहला तरीका। नेक्स्ट आगे बताता है कोटेशन का, कोट का। यूज़ कोट्स टू इंडिकेट दैट टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अनदर पेपर। कोटेशन मार्क यूज़ कीजिए ताकि मालूम हो जाए सबको कि ये टेक्स्ट किसी और पेपर से लिया गया है। द कोट्स should be exactly the way they appear in paper you take them from। कहता है कि कोड जो है, कोटेशन मार्क्स नहीं बल्कि वो तहरीर जो आप ले रहे हैं, कोटेशंस, कोट्स, तो कहता है कि कोट्स ये ख्याल रखिए कि बिल्कुल एज इट इज़ सेम होने चाहिए जहाँ से आप उनको पिक कर रहे हैं। नेक्स्ट कहता है कि आइडेंटिफाई व्हाट डज एंड डज नॉट नीड टू बी साइटेड। इस चीज़ को पहचानिए कि किस चीज़ की हमने साइटेशन करनी है, किस चीज़ का हमने हवाला देना है और किस चीज़ का हवाला नहीं देना। कहता है कि एनी वर्ड आर आइडियाज़ आर नॉट योर ओन बट टेकन फ्रॉम अनदर पेपर नीड टू बी साइटेड। कोई भी लफ्ज़ या आइडिया जो कि आपका अपना नहीं है, आपने कहीं से लिया है किसी पेपर से, तो ज़रूरी है कि आप उसका हवाला दें। साइट योर ओन मटीरियल, अगर आपका अपना कोई मटीरियल है तो आप उसका भी लाजमी तौर पर हवाला दें कि वो सेल्फ प्लेजरिज्म की उसमें ज़ुमरे में ना आए। नेक्स्ट कहता है द साइंटिफिक एविडेंस यू गैदर्ड आफ्टर परफॉर्मिंग योर टेस्ट्स
शुड नॉट बी साइटेड। कौन सी चीज़, किस चीज़ का हवाला नहीं होना चाहिए? यहाँ पर उसने बताया कि वो एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, कोई एक्सपेरिमेंट किया है आपने लैब में बैठकर, तो वहाँ पर जो चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की, अब इसका हवाला नहीं हुआ करता, ये बल्कि आपका अपना काम है, तो इसको आप हवाला नहीं देंगे। तो इसी तरह कहता है कि साइंटिफिक एविडेंस जो आपने गैदर किए हैं किसी टेस्ट के ज़रिए से, आप उसका भी हवाला नहीं देंगे, क्योंकि वो चीज़ आपकी अपनी ही है। नेक्स्ट कहता है फैक्ट्स आर कॉमन नॉलेज नीड नॉट बी साइटेड। कहते हैं हकीकी बातें, ये कॉमन नॉलेज, लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, इनका हवाला नहीं दिया जाता। इफ़ अनश्योर इंक्लूड ए रेफरेंस, अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको यकीन नहीं आ रहा, आपको मालूम नहीं हो रहा कि ये कॉमन नॉलेज है या नहीं है, आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, तो आप वहाँ पर उसका हवाला दे दीजिए। तो आज हमने इसके टिप्स, इसको जानने की कोशिश की कि प्लेजरिज्म से कैसे बचा जा सकता है। कुछ टिप्स को हमने स्टडी किया, जो बकिया टिप्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बकिया को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।